अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। कोड 8555 एंड 5061। आपकी कोर्स बुक आपके सामने डिस्प्ले है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट क्या है, इसमें कोर्स कौन से कोर्स कंटेंट हैं, इसको कैसे हमने एग्जाम पर्पस के लिए तैयार करना है, इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का ओवरव्यू करेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे सबसे पहले तो मिलेंगे इस सब्जेक्ट के जितने भी 9 यूनिट्स हैं। जैसे आपको पता है कि एआईयू के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट की हमने 9 यूनिट के हिसाब से बुक्स डेवलप की होती हैं। तो जितने भी ये हमारे यूनिट हैं, इन सब की जो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, उनके हवाले से वीडियो लेक्चर मौजूद हैं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको यूनिट वाइज हर सब्जेक्ट की वजाहत के साथ एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें इस यूनिट को एक्सप्लेन किया होगा। तो सबसे पहले तो आप वो देख सकते हैं, हर एक यूनिट की होगी, यूनिट 1 to 9। उसके बाद आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ये बुक है ऑलमोस्ट 265 पेजेस की। तो अगर आप कंप्लीट ये पढ़ना चाहें, आपके पास टाइम हो तो पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो इसी सब्जेक्ट के नोट्स भी तैयार किए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएंगे, लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप नोट्स तक पहुंच सकते हैं। तीसरी चीज़, एक पास पेपर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का जो पेपर है ये किस तरह आता है, और इसको अटेम्प्ट करने का मेथड हमारे पास क्या होना चाहिए, और कैसे इसमें हम बेहतर स्कोर दे सकते हैं अगर हम पेपर को अगर उसका कंटेंट हम इम्प्रूव करें और अच्छा लिख पाएं। अच्छा, इसमें सबसे अब जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, मैं आपको एक पास पेपर भी दिखाऊंगा और उसका पूरा सोल्यूशन भी डेवलप करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको सिस्टमेटिकली हमने डेवलप करना है। सबसे पहले एक कोर्स की अंडरस्टैंडिंग समझ लें। इस सब्जेक्ट के भी 3 यूनिट हैं। इसके जो पहले 3 यूनिट हैं ये मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, एक मैं और वजाहत कर दूं, क्योंकि इसके नाम से अकाउंटिंग है ना, इसके साथ पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग, तो शायद आपको लगे कि इसमें कोई न्यूमेरिकल्स हैं या नहीं। ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल्स डाटा के मतलब जो रूल्स, जो थ्योरी है पब्लिक सेक्टर में फॉलो की जाती, वो बताई गई है कि पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन करने हैं। अकाउंटिंग वही है, यानी या कोई एसेट होगा, कोई लाइबिलिटी होगी, कोई इनकम होगा, कोई एक्सपेंस होगा, तो चीज़ें सारी वही हैं। ओनर इक्विटी यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ पे सरमाया सिर्फ गवर्नमेंट का ही होता है। तो यहाँ पे फंड्स सारे गवर्नमेंट के होते हैं, यहाँ पे कोई शेयर होल्डर नहीं होते कंपनी की तरह। तो इस तरह ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसके पहले 3 यूनिट मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुतल्लिक हैं। मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर डेवलप किया हुआ है कि पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड रखने हैं उनके प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो पहले 3 यूनिट में तो प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। यूनिट 4 एंड ऑनवर्ड मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऊपर बताए गए हैं इसके तहत अब हमने काम करना कैसे है, कैसे हम अकाउंटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, टर्मिनोलॉजीज डिफाइन की गई हैं। फिर सबसे पहले जो 5वां चैप्टर है उसमें एक्सपेंडिचर्स के हवाले से बात की गई है, सैलरीज, पेंशन, वेजेस, ये कैसे पे किए जाएंगे। फिर यूनिट 6 के अंदर बात की गई है कि जो इनकम गवर्नमेंट की होगी, रसीट्स होंगी, उनको कैसे दर्ज करना है। तो उस हवाले से अकाउंटिंग पॉलिसीज भी क्या हैं और प्रोसीजर्स भी क्या हैं। हर यूनिट के अंदर पॉलिसीज भी लिखी हुई हैं और प्रोसीजर भी। पॉलिसी में ब्रॉडर चीज़ बताई जाती है कि ये काम करना कैसे, और प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। इस तरह यूनिट 7 में बताया गया है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह हमने डेवलप करनी है। यूनिट 8 में सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज़ या ऑटोनमस एंटिटीज़ के मतलब बताया गया है कि उन्होंने अपनी अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म करनी है। और यूनिट 9 में लाइबिलिटीज़ के हवाले से बताया गया। तो इस तरह करके ये कोर्स बुक डिवाइड की गई है। इस सारी के नोट्स मौजूद हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं अभी चलूंगा पास पेपर पे ताकि आपको एक आगाही दे दूं कि इसका पेपर आता कैसे है। ये एक पेपर आपके सामने डिस्प्ले है। पैटर्न वही है, आपने 8 में से कोई से भी 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, इक्वल मार्क्स होते हैं सबके। अच्छा, अब होता यह है कि अमूमन इस तरह के पेपर में, क्योंकि ये नॉन न्यूमेरिकल नेचर का सब्जेक्ट है, अल्दो इसके नाम के साथ अकाउंटिंग लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ अकाउंटिंग की थ्योरेटिकल डिस्कशन है। अप्लाइड साइड इसमें जो न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेशंस हैं, वो इसमें नहीं है। तो अब इसमें पेपर थ्योरेटिकल चीज़ों का आएगा। मसलन पहला सवाल है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब शॉर्ट नोट जो हमने लिखना है, कंसोलिडेटेड फंड और अकाउंटिंग फॉर कमिटमेंट्स, इन दो चीज़ों पे लिखना है। याद रहे कि अब जब आपने इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं तो उस वक्त अब मार्क्स आपके पास 20 हैं।
तो 10-10 नंबर का ये एक होता है। अब ऐसा नहीं आपने करना कि एक पार्ट आपने कंसोलिडेटेड फंड का कर दिया, दूसरा आप फिर नीचे वाला सवाल शुरू कर दें, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने एक सवाल के ही दोनों हिस्से मुकम्मल करने हैं। जब आप उसके दोनों हिस्से मुकम्मल करेंगे तब आपको वो 20 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप फिर अपना फ्लो या अपनी तरतीब खराब कर देंगे। और यहाँ पे याद रहे कि ये जो पेपर है ये 3 घंटे का होता है। 3 घंटे के पेपर में आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। जब 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं तो आपके पास ऑन एवरेज एक सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए जो जो टाइम होगा 30 से 40 मिनट होगा, जिसके अंदर आपने कंप्लीटली इसको लिखना है। और आंसर शीट मैक्सिमम 20 पेजेस की हो सकती है। तो उन 20 पेजेस के अंदर ही आपने इसको ब्रीफ करके लिखना भी है। हर आंसर का, हर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास 4 सफ़े होते हैं। तो अगर 4 पेजेस हों तो इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास सिर्फ एक पार्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए 2 पेजेस हैं। तो आप 2 पेजेस के अंदर आपने कंसोलिडेटेड फंड को डिस्क्राइब करना है, और अकाउंटिंग फॉर कमिटमेंट्स के लिए भी आपके पास 2 पेजेस होंगे। अब करना कैसे है काम, हाउ टू अटेम्प्ट इट बेसिकली, मैं आपको इसका सोल्यूशन एक दिखाता हूँ और फिर मैं आपको कुछ इसकी चीज़ें ना बता दूंगा। ये एक लिंक है, ये आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब शार्ट नोट्स लिखा है। अब सबसे पहले तो आपने कंसोलिडेटेड फंड के मतलब अगर लिखना है तो उसके मतलब बताएं ये क्या होता है। ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है जिसके अंदर गवर्नमेंट का सारा रेवेन्यू और पब्लिक फंड्स के जरिए जितना पैसा आता है वो रखा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसा करें। जितनी भी गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं, टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, जितना रेवेन्यू है वो यहाँ पे रखा जाता है इस अकाउंट के अंदर, और इसी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फाइनेंस किया जाता है। इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके तहत आर्टिकल 78 के तहत ये बनाया गया है। एक्सपेंडिचर कंट्रोल, इसका भी एक पर्पस है कि इसमें जितने भी विड्रॉल्स हैं, जितने भी इसमें से पैसे विड्रा करने हैं वो लेजिस्लेटिव अप्रूवल अप्रूवल के जरिए हों और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हों। इसका जो स्कोप है ये रेकरेंट और डेवलपमेंट दोनों तरह का एक्सपेंडिचर को कवर करता है। डेट रीपेमेंट भी गवर्नमेंट ने करनी हो या बाकी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हों। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है स्टेट बैंक के साथ मिलके। और अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज या अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो ये 4 से 5 बातें इसके मतलब हुई, ये लाजमन आपने लिखनी है इस तरह हेडिंग के स्टाइल में बना के। और आप इस हेडिंग को इधर तो अगर 1-2 लाइनें लिखेंगे तो आप मजीद भी 1-2 लाइनें लिख के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से वजाहत भी कर सकते हैं। इस तरह करके चीज़ें आपने तरतीब में एक्सप्लेन करनी है। इस तरह अब सवाल का दूसरा होता है हिस्सा था अकाउंटिंग फॉर कमिटमेंट्स। अकाउंटिंग फॉर कमिटमेंट्स का क्या मतलब है? अकाउंटिंग फॉर कमिटमेंट्स इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल obligations दैट a government entity expects to incur in the future such as contracts or purchase orders before actual expenditure। यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर होने से पहले जो कमिटमेंट हम कर देते हैं कि हम फ्यूचर में कोई चीज़ खरीदेंगे, किसी भी या कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कोई परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो इसकी भी अकाउंटिंग के लिए हमें कहा गया है। और इससे बजटरी कंट्रोल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। अब इसके कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हैं? नंबर 1, अगर हम इसको डिफाइन करें, कमिटमेंट्स आर ऑब्लिगेशन टू मेक फ्यूचर पेमेंट्स। अभी तक रिकॉर्डिंग एज ए लाइबिलिटी हमने उनकी नहीं की, लेकिन बजट के अंदर हम इसका रिजर्व या हिस्सा रख देते हैं। प्रोसेस कैसे करना है? दे आर रिकॉर्डेड इन कमिटमेंट रजिस्टर। हर पब्लिक सेक्टर एंटिटी एक कमिटमेंट रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन किए जाएंगे और डिटेल्स, अमाउंट, टाइमलाइन वगैरह मेंशन की जाएगी। पर्पस ये होता है कि ओवर एक्सपेंडिचर ना हो पाए, ताकि हमें पता चल जाएगा अगर एक मिसाल के तौर पे सरकारी इदारे ने एक बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग 3 करोड़ की बनेगी, तो उस हिसाब से जितना बजट है एक कमिटमेंट अकाउंटिंग के हवाले से हम अपना एक एस्टिमेट रख लें ताकि उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना उस पर लग पाए। कैश फ्लो उससे मैनेज होते हैं और बजटरी लिमिट के साथ कंप्लायंस होता है। कमिटमेंट्स आर ट्रैक्ड सेपरेटली फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जब इनकी रिपोर्टिंग की जाती है तो इनको कमिटमेंट्स के तौर पे एक हेडिंग बना के और नीचे लिखा जाता है कि ये चीज़ें कमिट की हुई हैं। तो ये इसलिए होता है कि नॉर्मल तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंस रिपोर्ट आ जाएंगे, एसेट और लायबिलिटी एक रिपोर्ट हो जाएंगे। तो जो कमिटमेंट है उसको इस तरह मेजरमेंट उसकी करके कि वो उसका बजट कितना है और उसका स्पैन ऑफ टाइम क्या है उसको भी शो किया जाता है। तो इस तरह करके आपने इन चीज़ों के जवाब लिखने हैं। हेडिंग्स आप मैंने 4 या 5 बनाई हुई हैं, आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप 1-2 और हेडिंग और भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये नेसेसरी चीज़ें सारी कवर होनी चाहिए। तो ये पहले सवाल का जवाब था। मैं आता हूँ क्वेश्चन पेपर की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ब्रीफली डिस्कस द इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इन पब्लिक सेक्टर बॉडीज। बताएं जी, इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का आपको पता होगा, ऑडिटिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा
इंटरनल कंट्रोल्स कहते हैं वो सेट ऑफ सिस्टम या प्रोसीजर जिसके तहत जो भी किसी एंटिटी में ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनकम की हो, एक्सपेंस की हो, एसेट की हो, लायबिलिटी, उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री कंट्रोल होते हैं कि इसकी रिसीट कौन बनाएगा, इसका इंदराज किसके पास होगा, इस कैश को कौन डील करेगा, इसकी पेमेंट कौन करेगा, ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन सा है, ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं इनको इंटरनल कंट्रोल्स कहते हैं। अब पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में इन चार कामों को इंश्योर करने के लिए, जैसे एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस या वैलिडिटी और एफिशिएंसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इसको मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंट्रोल्स जो हम डिस्कस करें, आपकी बुक में डिस्कस हुए हुए भी हैं और नोट्स में भी। मैं आपको इसके आंसर की तरफ ले जाता हूँ। एक्यूरेसी से क्या मतलब होता है, जो पहला पार्ट है, एक्यूरेसी इंश्योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट द करेक्ट अमाउंट्स एंड डिटेल्स, यानी अकाउंट जो अमाउंट है वो भी करेक्ट रिफ्लेक्ट की गई है और डिटेल्स भी करेक्ट हैं। इसको वेरीफाई कैसे करना होता है इंटरनल कंट्रोल के जरिए, आप डबल चेक कर लें, कैलकुलेशन और डाटा एंट्रीज चेक कर लें, रिकनसाइल कर लें लेजर के साथ अमाउंट और इनवाइसेस के साथ। मसलन एक जर्नल एंट्री हुई हुई है कि आपने मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट एंटिटी ने फ़र्ज़ करें कोई चीज़ भी खरीदी है, फर्ज कर स्टेशनरी खरीदी है 5,000 की, तो उसकी रसीद चेक कर लें कि स्टेशनरी 5,000 की है और एंट्री भी 5,000 की हुई है। तो उसकी बेस पे आप सॉफ्टवेयर बेस पे एंट्रीज कर सकते हैं और रजिस्टर बेस भी। किसी भी ट्रांजैक्शन की कंप्लीटनेस चेक कैसे की जाती है? कंप्लीटनेस पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में चेक करने के लिए जो कंट्रोल्स होते हैं उसमें नंबर वन होता है सीक्वेंशियल नंबरिंग। हम प्री नंबर डॉक्यूमेंट्स देखते हैं जो वोचर रसीद ट्रांजैक्शंस के साथ लगे होते हैं, उनकी प्री नंबरिंग चेक कर देते हैं कि ये जो फर्ज करें वोचर नंबर 213 है, उस पर इतनी ट्रांजैक्शन है, क्या वो सारी दर्ज हुई हुई हैं। इस तरह आर्डर ट्रेल्स के लिए हेल्प करती हैं। हम लॉग्स मेंटेन करते हैं कि ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जाए, जब इनिशिएट हुई उससे लेके जब तक वो कंप्लीट हुई, और रेगुलर चेक्स रखे जाते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तीसरा जो क्वेश्चन का पास्ट है वो ये है कि एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी फाइनेंशियल रिकॉर्ड की कैसे चेक करनी है। इसका मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड दर्ज की गई हैं वो वाकई लेजिटिमेट हैं, फेक एंट्रीज नहीं की गई। और इसमें क्या शामिल होता है? ऑथराइजेशन, रिक्वायर्ड अप्रूवल्स फॉर ट्रांजैक्शन टू कंफर्म दे आर ऑथोराइज्ड। ठीक है, अप्रूवल्स वगैरह लिखी जाती हैं कि वाकई ये जो ट्रांजैक्शन हुई, मसलन ये हमने किसी को पेमेंट की तो वाकई ही ये किसी की एक तरफ हमारी बनती थी और उसकी एक्सपोर्टिंग हमने की, और उसके लिए हमने प्रॉपर फलां ऑफिसर से ऑथराइजेशन ली थी, उसके प्रॉपर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट इनवाइसेस वो दर्ज होनी चाहिए। और आप उसको फिजिकली भी उस एसेट को वेरीफाई कर सकते हैं, मसलन कैश कम हुआ तो वो आप काउंटिंग दोबारा कर सकते हैं, या कोई अगर एसेट खरीदा गया है तो उसको भी दर्ज करके आप चेक कर सकते हैं स्टोर में कि वो एसेट है या नहीं है। चौथा एस्पेक्ट जो इस सवाल का है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी को इंटरनल कंट्रोल्स में कैसे किया जाता है इंश्योर, उसके लिए स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर देखे जाते हैं कि वर्क फ्लो कैसे हो रहा है। जब भी कोई सेल्स होती है तो सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है उसको बताता है, फिर अकाउंट्स में उसकी एंट्री होती है, फिर उसके बाद एंट्री होने के बाद गेट पास बनता है, फिर गोदाम वाले के पास नोट जाता है, वो चीज़ें वहाँ से इशू करता है, तो ये जितना वर्क फ्लो प्रोसेस है वो सामने आ जाता है। फिर स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह उसमें होती है ताकि एरर्स रिड्यूस हो सकें, और टेक्नोलॉजी के जरिए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये वो चारों पहलू थे जिनके हवाले से इंटरनल कंट्रोल्स प्रोसीजर आपसे पूछे जा रहे थे। तो बहुत ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। आप मजीद भी इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर ये सवाल करना है तो इसके चारों पार्ट करने हैं। ऐसा ना हो कि एक आध पार्ट आप फिर छोड़ दें, फिर आपके नंबर उतने कम हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखें सबसे पहले आप उस क्वेश्चन पे फोकस करें जिसके सारे पार्ट्स आप कर सकते हैं या जिसको मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे जी देखें इसको, डिस्कस इन डिटेल द बजटरी प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग बॉडीज एज पर द मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अब बजटरी प्रोसीजर्स क्या होते हैं जी? गवर्नमेंट सेक्टर में बजट्स कैसे बनाए जाते हैं? इस बजट का मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। तो इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है उन्होंने स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म दिया है कि बजटरी प्रोसेस पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग्स कैसे फॉलो करेंगे ताकि फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन रहे। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स ना हो और ओवरफ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया जाए। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? शामिल है जी, सबसे पहले बजट प्रिपरेशन। जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने एस्टीमेट पिछले साल के डाटा की बेस पे जमा करवाएं, और कोई नई नीड आ गई है यानी किसी नई चीज़ के लिए बजट लेना है तो उसको लिख के बताएं। उसके बाद उस बजट की अप्रूवल होती है फाइनेंस डिवीजन से, फिर कैबिनेट से, और फिर नेशनल असेंबली एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर उसको लिख के प्रेजेंट करती है। जो पाकिस्तान का बजट होता है बेसिकली वो एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है, जिसमें आप एक साइड पे रेवेन्यूज लिखते हैं और दूसरी साइड पे एक्सपेंसेस लिखते हैं। फिर उसके मुताबिक जो बजट एलोकेट हो जाता है, जब बजट अप्रूव हो जाए तो फिर मिनिस्ट्रीज को एलोकेट हो जाता है, हर मिनिस्ट्री के जितने जितने हिस्से में आ जाए उसके मुताबिक एक बजट एलोकेशन हो जाती है।
फिर एजीपीआर को बता दिया जाता है और फिर उसके मुताबिक फंड रिलीज की जाती है। मिनिस्ट्रीज अपने अपने बिल बना के, जैसे सैलरी का बिल है, यूटिलिटीज का बिल है, एजीपीआर जमा कराती हैं और एजीपीआर उसमें से फिर फंड रिलीज करता रहता है। अगर मिनिस्ट्रीज को और ग्रांट्स की जरूरत पड़े और फंड की जरूरत पड़े तो उसे सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं, जो एडिशनल फंड्स होते हैं जो रेगुलर बजट के अलावा आप लेना चाह रहे होते हैं। और फिर इस सारे काम का ऑडिट एंड रिव्यू होता है, पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट हो रहा होता है ऑडिटर जनरल की तरफ से, ताकि एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिटर, वो तो इंटरनल कंट्रोल्स के लिए हो गई। एक साल के बाद एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस भी होता है जिसके जरिए पता चलता है कि जितना हमारा बजट बनाया गया था क्या हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हम कोई डेविएशन तो नहीं कर रहे हैं या कोई इस तरह के मसले तो नहीं। तो इनको आप मजीद भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो हेडिंग्स हैं ये एटलीस्ट इतनी सारी आनी चाहिए ताकि वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। वहां पे बात की गई है जी, विद रेफरेंस टू द मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर डिस्कस द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स: सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रिपरेशन ऑफ क्लेम, अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर, सर्टिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अब ये 5 चीजें पूछी जा रही हैं आपसे और पांचों की पांचों एक्सपेंसेस के मुतालिक हैं कि जब पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में एक्सपेंडिचर्स होंगे तो उनको हमें मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या कहता है, कैसे हमने दर्ज करना है। तो वन बाय वन वो एक्सप्लेनेशन की गई है। सबसे पहले बात की गई है सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। कोई अथॉरिटी होती है, टॉप अथॉरिटी, जो एक एक्सपेंस को सैंक्शन करती है। सैंक्शन से मुराद कि ओवरऑल आपने कंसेंट देती है कि ठीक है जी ये एक्सपेंडिचर हो जाना चाहिए। तो सैंक्शन के लिए फॉर्मल अप्रूवल चाहिए होती है कि एक्सपेंडिचर इनकर किया जाए। ये अथॉरिटी जो होती है या तो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं या वो अपनी अथॉरिटी किसी को डेलीगेट करते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर को, और बजटरी लिमिट कर देते हैं कि ये फ़र्ज़ करें असिस्टेंट कमिश्नर है, ये 3 लाख तक का जो एक्सपेंडिचर है वो सैंक्शन कर सकता है। उसका प्रोसेस क्या होता है? फंड्स अवेलेबिलिटी देखी जाती है और ये नीड देखी जाती है और उसके बाद सैंक्शन आर्डर्स इशू किए जाते हैं जिसमें अमाउंट और पर्पस स्पेसिफाई किया जाता है। उसके बाद ये प्रिपरेशन ऑफ क्लेम्स तैयार किए जाते हैं। क्लेम्स का मतलब वो बिल्स तैयार किए जाते हैं। क्लेम्स आर रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। तो वो बिल्स तैयार किए जाते हैं जिसमें लिखा जाता है कितना एक्सपेंडिचर है, किस नेचर का और किसको हमने पे करनी है, और सपोर्टिंग इनवाइसेस लिखी जाती हैं। फिर उसको एक्यूरेसी और कंप्लाइंस के लिए सैंक्शन बजट्स में से चेक किया जाता है कि इतनी अमाउंट हम पे कर सकते हैं और फिर अकाउंटिंग ऑफिसर को प्रोसेसिंग के लिए पुट किया जाता है। उसके बाद अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर है। अप्रूवल से मुराद ये है कि कंफर्म एक्सपेंडिचर वाकई लेजिटिमेट है और इसे हो जाना चाहिए और इसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी चाहिए। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं जो क्लेम्स को रिव्यू करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग बजट है उसमें से देख लेते हैं। फिर देख लेते हैं कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन। मसलन गवर्नमेंट के तहत स्टेशनरी भी आपने खरीदनी है तो उसके तहत प्रॉपर आपका एक प्री क्वालिफाइड सप्लायर होना चाहिए, उसने आपको स्टेशनरी दी, वो आपका सेल टैक्स रजिस्टर और इनकम टैक्स रजिस्टर बंदा हो और वो टैक्स इनवाइस हमें दे और उसमें सारी चीज़ों की तफसील लिखी हो। उसके बाद ही उसे पेमेंट हो सकेगी। फिर सर्टिफिकेशन ऑफ क्लेम्स है जी। क्लेम्स की सर्टिफिकेशन जो होती है वो होती है, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं इसके साइन होते हैं, वो देखते हैं कि क्या हम इसको क्लेम एक्यूरेसी को सर्टिफाई कर सकते हैं ताकि कोई एरनेस अमाउंट वगैरह पे ना हो। उसके बाद अथोराइजेशन फॉर पेमेंट हो जाती है। जब ये सारे प्रोसेसेस चेक चेक हो जाते हैं तो उसके बाद सीनियर ऑफिशियल जो एजीपीआर में होता है या कोई भी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसमें ट्रेजरी या फाइनेंस ऑफिस होता है, वो उसको अथोराइज करता है पेमेंट के लिए और चेक या इलेक्ट्रॉनिक मींस में वो ट्रांसफर हो जाते हैं या फंड मिल जाते हैं। तो ये वो प्रोसेस है बेसिकली जो एक्सपेंडिचर्स के साथ डील करता है। एक्सपेंडिचर्स का ये पूरा फ्लो बना हुआ है कि पहले सैंक्शन होता है, फिर प्रिपरेशन ऑफ क्लेम या बिल होता है, फिर अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर, देन सर्टिफिकेशन एंड देन ऑथराइजेशन। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। मैं ज़रा इनको क्विकली करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने इन इन कामों को करना कैसे है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं करनी। अब यहाँ पे 4 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो फाइनेंशियल पब्लिक सेक्टर में बनाई जाती हैं, मंथली अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एनुअल अकाउंट्स, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं और एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं तो जो मंथली अकाउंट्स होते हैं सबसे पहले इनका पर्पस क्या होता है, जैसे उनके नाम से जाहिर है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज स्पेसिफिक मंथ में क्या रही, कितने एक्सपेंडिचर हुए और कितनी इनकम हुई। उसमें रिसीट्स, एक्सपेंडिचर और बजट 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 यूटिलाइजेशन डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। और मकसद ये होता है कि अपनी स्पेंडिंग को मॉनिटर कर सकें कि क्या हम बजट के अंदर ही स्पेंड कर रहे हैं या हम कुछ ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये एनुअल अकाउंट्स होते हैं। एनुअल अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि हम पूरे साल के लिए फाइनेंशियल समरी तैयार करते हैं। उसके बाद जी हम उसमें रेवेन्यू भी कवर करते हैं, एक्सपेंडिचर भी, एसेट भी और लाइबिलिटीज भी। उसके बाद इनका मकसद ये होता है कि हम स्टेक होल्डर्स तक रिपोर्ट बनाएं, पहुंचाएं कि हमारे एक्सपेंडिचर बजट कितना था, हमने कितने खर्च किए, हमें इनकम कितनी हुई और हमारे एसेट्स कितने और लाइबिलिटीज कितनी हैं।
फिर होती है जी बैंक रिकन्सिलेशन रिपोर्ट या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसका पर्पस ये होता है कि जो हमारे पास हमारी बुक्स में कैश बैलेंस होता है उसको बैंक के बैलेंस से रिकनसाइल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेक होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं, डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। तो एक्चुअल तो आप गवर्नमेंट इदारों को पैटी कैश के अलावा बाकी कैश रखने से मना किया गया है। गवर्नमेंट की जितनी भी रिसीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट के जो बैंक अकाउंट है उसमें जा रही होती हैं, लेकिन फिर भी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं ताकि पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारा बैंक में बैलेंस 5 करोड़ का है, वहाँ पे एक्चुअली 4 करोड़ 80 लाख का है। तो 20 लाख का जो डिफरेंस है वो क्यों है? और वो लाजमी नहीं कि हर दफ़ा को फ्रॉड हो, उसमें बाद दफ़ा कुछ चेक्स की पेमेंट आउटस्टैंडिंग हो सकती है या और इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, फिर एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं जो सालाना पे बनाए जाते हैं, वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर को बजटेड अमाउंट से कंपेयर करते हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर हमने एक काम के लिए बजट सपोज 10 मिलियन मांगा और हमारा खर्चा हो गया 11 मिलियन, तो फिर उसमें पता बताया जाता है कि वेरिएंस कितना है, यानी हमने कितनी ओवर स्पेंडिंग कर दी, या बाद दफ़ा सेविंग भी आप कर सकते हैं बजट हेड के हिसाब से। और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वो जमा कराया जाता है कि रिव्यू करे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो कमेटी होती है पार्लियामेंट की, जो जिसमें मेंबरान असम्बली होते हैं, और वो फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को ओवरव्यू कर रहे होते हैं कि कहीं ऐसी को बहुत ज़्यादा विड्रॉल्स तो नहीं हो गई या पेमेंट्स तो नहीं हो गई। उनकी जो करेक्टनेस है, उनकी जो फेयरनेस है, कंप्लीटनेस है, उन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अगर हम चलें क्वेश्चन पेपर पे, तो वो है जी, ब्रीफली डिस्कस अकाउंटिंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग पेंशन पेमेंट इन द पब्लिक सेक्टर बॉडीज। जो पेंशन पेमेंट के लिए प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो बताएं। तो अगर हम आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन पे, पेंशन पेमेंट्स इन द पब्लिक सेक्टर आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की वेरिफिकेशन की जाती है कि पेंशनर इज एलिजिबल अंडर सर्विस रिकॉर्ड्स एंड रिटायरमेंट ऑर्डर्स। वो सारे जो उसके ऑर्डर्स हैं, उसके रिटायरमेंट ऑर्डर, सर्विस रिकॉर्ड, सारी चीज़ें मंगाई जाती हैं, वेरीफाई की जाती हैं। फिर पेंशन की कैलकुलेशन की जाती है, लास्ट पे जितनी ड्रा हुई, सर्विस लेंथ कितनी थी, एप्लीकेबल रूल्स क्या कहते हैं। तीसरा काम होता है जी, उस पेंशन हेड के अंदर एनुअल बजट में फंड्स एलोकेशन की वाला स्टेज आती है, या एग्जिस्टिंग हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने फंड्स हैं जिसमें से ये पेंशन पे की जाएगी। उसके बाद मंथली जो पेंशन है उनको पेरोल सिस्टम के जरिए या पेंशन सिस्टम के जरिए प्रोसेस करवाया जाता है और डायरेक्ट बैंक में अमाउंट वो ट्रांसफर की जाती है। अकाउंटिंग एंट्रीज उसके हवाले से जो पेंशन एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेंडिचर लेजर्स में की जाती हैं। पेंशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। देखिए, अकाउंटिंग सारी उसी तरह ही है जो डेबिट क्रेडिट वाली पहले है, बस यहाँ पे ज़रा क्योंकि नेचर ऑफ डाटा गवर्नमेंट का है तो उस कॉन्टेक्स्ट में एंट्रीज होती हैं। और फिर रिकन्सिलेशन होती है कि जितनी पेंशन हमने पे कर दी हैं पर एक महीने में कितनी, और अपने रिकॉर्ड से उसको मैच कर देते हैं। और फिर इनका ऑडिट होता है ताकि पता चले कि पेंशन रूल्स के तहत ही किसी को पेंशन दी गई है, कोई फ्रॉड, एरर या मिस्टेक तो नहीं हो गई। इस तरह जी, क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 देखें, तो यहाँ पे बात की गई है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इंडिपेंडेंट एंटिटीज, एक्सटर्नल डेट, डेफर्ड लायबिलिटीज की। तो अब इन चारों के जवाब आपने देने हैं। अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाएं तो इन टर्म्स का क्या मतलब है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जैसे उनके नाम से जाहिर है, इसका मतलब यह है कि उनके मिस्टेक्स को करेक्ट करें जो आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में की हैं। आपने या रॉन्ग अमाउंट्स लिख दी, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, मिस क्लासीफाई कर दिया, एक्सपेंडिचर को एज इनकम लिख दिया, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनको ठीक करें। एरर्स उसमें प्रोसेस अब ये होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें एरर्स, उनकी अप्रूवल्स लें, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ सही एंट्री पास करें ताकि एक्यूरेट और रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा सके। अच्छा, उसके बाद इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट एंटिटीज पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ में अंदर वो होती हैं जिनको फाइनेंशियल अटोनमी हो, यानी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हों, जैसे कि वो कंपनीज भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे OGDCL है, नेशनल बैंक है, अब ये गवर्नमेंट की हैं, इदारे हैं, लेकिन बहरहाल ये काम कॉर्पोरेट सेक्टर के तहत के रूल्स के तहत करते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके मुताबिक बनाते हैं और इन्हें फाइनेंशियल अटोनमी होती है। ये अपने फंड्स AGPR से नहीं ले रहे होते, मोस्टली इनके सेल्फ जनरेटेड फंड्स होते हैं। इस तरह और बहुत सी गवर्नमेंट की अटानमस बॉडीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उनको वो भी अपने मामलात में अटानमस होती हैं, उनका फाइनेंस या ट्रेजरी डिपार्टमेंट वो काम कर रहा होता है। तो ये सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, लेकिन मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर से कंप्लायंस रखते हैं और फिर साल के एंड पे गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करवा देते हैं। इस तरह एक टर्मिनोलॉजी है जी, एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट से मुराद हमारा वो डेट है जो फॉरेन लेंडर्स हमें देते हैं, जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक वगैरह। उन्हें फॉरेन करेंसी में दर्ज किया जाता है, फिर उसके बाद लोकल करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर लेजर्स के अंदर उसको दर्ज किया जाता है। उसमें प्रिंसिपल लिखा जाता है, इंटरेस्ट पे लिखा जाता है और देखा जाता है कि हाँ, इसका रीपेमेंट शेड्यूल क्या है।
उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है जी, चौथी टर्मिनोलॉजी वो है जी डेफर्ड लाइबिलिटीज। डेफर्ड का मतलब होता है डिलेड। तो ऑब्लिगेशंस विच आर पेएबल इन द फ्यूचर लाइक पेंशन और ग्रेचुटीज, इनको डेफर्ड लाइबिलिटीज कहते हैं। इनके एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं कि फ्यूचर में हमें कितनी पेंशन देनी पड़ेंगी, या ग्रेचुटी, ग्रेचुटी से मुराद भी वो अमाउंट होती है जो रिटायरमेंट पे दें। अगर एक पेंशन के रूल कुछ इदारों में ना हो तो उन लोगों को ग्रेचुटी मिलती है। तो प्रोविजंस के तौर पे इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज किया जाता है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के तौर पे शो किया जाता है। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं जी, जो क्वेश्चन पेपर में लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 8। तो मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक वो कहते हैं जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एजीपीआर की अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको डिस्कस करें। तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ये सबसे पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बजट ओवरसाइट। ये पूरा पाकिस्तान का जो बजट होता है फेडरल गवर्नमेंट का, उसको ओवरसी कर रहे होते हैं कि हमारा बजट है कितना, उसको उसके एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड देखते हैं ताकि फिजिकल डिसिप्लिन इंश्योर किया जाए। फिर उसके मुताबिक फंड रिलीज करते हैं एजीपीआर को उनके अप्रूव्ड बजट के हिसाब से, ताकि आगे फिर मिनिस्ट्रीज के बिल्स या क्लेम को सेटल किया जाए। पॉलिसी फार्मूलेशन जो इसके तहत हो रही होती है वो फाइनेंशियल पॉलिसीज और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए कि इस तरह के फाइनेंशियल रूल्स के तहत आपने पेमेंट करनी है। डेट मैनेजमेंट का एक काम होता है जी फाइनेंस मिनिस्ट्री का, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट देखे। सबसे पहले तो ये देखे गवर्नमेंट को कितने फंड्स की ज़रूरत है, फिर डोमेस्टिक या एक्सटर्नल डेट के लिए अपनी कोटेशंस वगैरह लें या एक इंटरनल स्टडी करें और फिर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दें, और फिर जब डेट ले लें तो उसकी रीपेमेंट और इंटरेस्ट के हवाले से भी इन्होंने काम करना होता है। और रिपोर्टिंग फिर साल के एंड पे अपनी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करके अपने पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना है। अगर मैं बात करूं अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू का, एजीपीआर का, तो ये फेडरल में भी इनका ऑफिस है और चारों सूबों में भी हैं। इनका काम ये होता है गवर्नमेंट अकाउंट्स को मेंटेन करें। गवर्नमेंट के अकाउंटिंग ऑफिसर्स के तौर पे काम करते हैं जिसमें गवर्नमेंट का रिसीट्स भी दर्ज हो रहा होता है, एक्सपेंडिचर्स भी। इसके बाद जी पेमेंट्स को प्रोसेस करते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ ने पेमेंट करनी हो उनके बिल्स एजीपीआर में जाते हैं, वहाँ से फिर ये प्रोसेस हो रहे होते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मंथली बेस पे और एनुअल बेस पे हो रही होती है। इस तरह ऑडिट के लिए फिर इदारा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको ये डाटा और रिकॉर्ड देते हैं और वो फिर इनका चेक करके उसके मुताबिक देखते हैं कि क्या इन्होंने सारा काम जो है वो मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एमएपी के तहत किया है और रेगुलेशंस को फॉलो किया है। तो ये जी आपका पेपर था जिसका हमने एक ओवरव्यू लिया और इसके 8 सवाल थे और मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए। इन सॉल्यूशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपने काम करना है। अब आप कोई से भी 5 सवाल कर सकते हैं पेपर में, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इनको समझना है, पढ़ना है और फिर आप करेंगे। उसके लिए ज़रूरी यह है कि एक तो कोर्स बुक आप पढ़ें, और अगर उसके लिए टाइम नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स नोट्स भी दिए जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं ताकि आप इन चीज़ों को और बेहतर अंदाज में देख सकें। मैं आपको नोट्स का थोड़ा सा लिंक दिखा देता हूँ ताकि आप उनको अच्छी तरह देख पाएं। अच्छा, साथ आपने ये चीज़ भी एक इंश्योर करनी है कि जो मिसाल के तौर पे बुक है और बुक के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे तो नोट्स में इंश्योर किया गया है कि मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं या मैक्सिमम चीज़ें आपके सामने पेश हों, लेकिन स्टिल इफ़ देर इज़ समथिंग कि आपको लगे कि बहुत सारी चीज़ें अगर अभी रह गई हैं या उनमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं तो वो आप फिर भी देख सकते हैं। मैं नोट्स को थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने डिस्प्लेड हैं। तो ये यूनिट वाइज नोट्स हैं। यूनिट 1 है मिसाल के तौर पे, तो उसमें जो वहाँ पे चीज़ 10-12 सफ़ों में लिखी हुई है, यहाँ पे 1-2 सफ़े में समराइज़ की गई हुई है। तो इस तरह करके इस चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस किया गया है। अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं यूनिट वाइज तो नहीं इसको कर पाऊंगा, लेकिन जो भी आपकी बुक में कॉन्सेप्ट हैं वो ब्रीफली और कंसाइजली यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आप इनको जैसे कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप इसको बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ सकते हैं। बाकी अकाउंटिंग की चीज़ें वही हैं, एसेट लायबिलिटी, ऑन इनकम और एक्सपेंस है, ऑनर इक्विटी यहाँ पे होगी नहीं, गवर्नमेंट फंड्स होंगे। और बस इसमें रूल्स बताए गए हैं कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल जो बॉडीज़ हैं या फाइनेंस ऑफिस हैं, अकाउंटिंग ऑफिस हैं, उन्होंने कैसे काम करना है और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे बयान गई हैं, नोट्स के लिंक भी मौजूद हैं। अब आप लोगों ने इसको अच्छी तरह देखना है। बेहतर है पहले आप नोट्स अच्छी तरह पढ़ लें, फिर पास पेपर को अंडरस्टैंड कर लें कि वो किस तरह है और उसके सोल्यूशन कैसे डेवलप हुए, ताकि आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। और साथ एक नज़र बुक को भी देख लीजिएगा, इन केस इफ एनी टॉपिक इज स्किप्ड या कोई चीज़ रह जाए तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी इस पेपर की हो जाएगी और आप इसको बहुत अच्छे अंदाज में लिख पाएंगे। और जब लिखें तो प्रॉपर हेडिंग पॉइंट्स बना के लिखें, बहुत ज़्यादा स्पेस भी कंज्यूम ना करें और
ऐसा भी ना करें कि जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट लिखने वाला है उसे आप ना लिख पाएं। हर चीज़ को उसकी अप्रोप्रिएट डिटेल के मुताबिक आपने लिखना है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड द ऑल थिंग्स। अब आप लोगों का काम ये है कि आपने इन लिंक्स के तहत पास पेपर को भी देख लेना है, नोट्स भी अपने पास रख लें। हर जो आपका ये यूनिट है पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग का, उसके लिए सेपरेट हमने वीडियो लेक्चर भी बनाया हुआ है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी देख सकते हैं। और उनको देख के फिर आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। मजीद भी आपका कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, तो उसको भी पॉसिबली आंसर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका।